सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग एक्चुअली क्या करने वाले हैं, हम लोग करंट अफेयर्स को जो है, ये जो करंट अफेयर के लेक्चर्स मैंने स्टार्ट किया है, ये हम लोग जो है 2026 के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली आजकल के एग्ज़ाम पैटर्न में 1 से लेकर 1.5 ईयर्स के पिछले जो जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, उनमें से जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये नहीं कि आज जो हो रहा है वो क्या है। तो हम लोग जो है जनवरी जो है 2025 से लेकर जो है वो चलेंगे अगले साल, इस साल के मतलब मई जो है, मई 2000 जो आगे आएगा अप्रैल मई तक, वहाँ 2025 तक का ये सीरीज चलेगी। इसमें पूरे जो है 1.5 साल का हम लोग करंट अफेयर करेंगे, मई जून तक। ठीक है, तो 1.5 ईयर्स का जो है पूरे करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें हम लोग मैप्स के साथ भी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है, कैसे होता है। तो पर वीडियो में हम पर मंथ का जो है वो करंट अफेयर्स कवर करेंगे। मतलब एक लेक्चर होगा, इसमें जनवरी 2025 में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फरवरी में चलेंगे, फिर मार्च में चलेंगे, अप्रैल में। इस हिसाब से जो है हम लोग कवर करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगी। एवरीथिंग फ्रॉम फन फैक्ट्स टू जो है कंसेप्चुअल क्लियरिटी, हम सब कुछ करेंगे। ओके, और इसमें सब कुछ कवर होगा, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट भी करेंगे, जिसमें हम लोग जो है पॉलिटी में क्या हुआ है, इंटरनेशनली क्या हुआ है, मैपिंग करेंगे साथ साथ में। अच्छा, जियोग्राफिकली क्या चीज़ें इवेंट हुई हैं, सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो न्यूज़ में आई है, कोई पर्सनैलिटी है इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में आई है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2025 का जो है करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है 2025 के जो जनवरी है उसमें जो है द माघ मेला 2026 इधर लिखा हुआ है, प्रयागराज में हुआ। ये मैंने 2026 डाल दिया गया। अच्छा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। माघ जो मेला होता है ये प्रयागराज में हुआ। एक्चुअली हर साल होता है, हर साल। तो ये क्या है, इसको हम लोग मिनी कुंभ भी कहते हैं। ये एक एनुअल रिलीजियस गैदरिंग है जो त्रिवेणी संगम में होता है। त्रिवेणी संगम मतलब जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलते हैं। सरस्वती एक मिथिकल रिवर है जो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल तो यहाँ गंगा और यमुना जो है वो होती है। ये कहाँ पे है, प्रयागराज में। ठीक है, तो प्रयागराज में ये तीनों रिवर्स जहाँ पे मिलती हैं, त्रिवेणी संगम जहाँ जो कहा जाता है, वहाँ पे जो है एक मेला लगता है जिसको कहते हैं माघ मेला। माघ मेला, जिसको मिनी कुंभ भी कहते हैं। महाकुंभ कहाँ होता है, हरिद्वार में होता है ना महाकुंभ, हरिद्वार में। ठीक है, ये मिनी कुंभ ये कहाँ, प्रयागराज में। तो ये किया जाता है। ये कर रन कब से कब होता है, 3 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। 44 दिन का 6 बाथिंग डेट्स होते हैं, 6 दिन नहाते हैं। मतलब 3 जनवरी को जो है पोष जो है पूर्णिमा, पहली बात होती है, पहली बार लोग जो है गंगा यमुना का जो संगम होता है वहाँ पे नहाते हैं। फिर 15 जनवरी को मकर संक्रांति के टाइम पे, फिर 18 को जो है मोहिनी जो है अमावस्या के टाइम पे, फिर बसंत पंचमी 23 को, फिर 1 को जो है मघी पूर्णिमा, और फिर महाशिवरात्रि में फाइनल बात होता है। तो कितनी बार, 6 मेजर डेट्स पे जो है 6 टाइम पे लोग यहाँ बात करते हैं। ठीक है पीपल्स। अच्छा, अगर इसका हम सिग्निफिकेंस देखें तो डिवोटीज जो हैं, जो लोग मानते हैं इसको, वो ये मानते हैं कि यहाँ पे बाथिंग, यहाँ पे नहाने से जो है हेयर क्लेंजेस सिंस एंड ग्रांट मोक्ष, कि हमें जो है क्या, जो हमने पाप किए हैं वो धोए जाते हैं, और हमें जो है मोक्ष मिल सकता है। हमें जैसे बुद्धिज़्म में निर्वाणा होता है ना, निर्वाणा होता है, जैनिज़्म में कावल्या होता है। ठीक है, वैसे ही जो है मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है कंटिन्यूसली, इससे हम लोग जो है आज़ाद हो सकते हैं और ब्रह्मा से जाके मिल सकते हैं। अलग अलग फिलोसफीज़ में अलग अलग इस मोक्ष का मतलब है, बट मैं एक जनरल बता रहा हूँ। तो मिलियंस ऑफ लोग जो है, लाखों की तादाद में लोग जो हैं रिचुअल्स करते हैं। यहाँ पे अखाड़ाज होते हैं, सेंट्स जो हैं, डिस्कोर्सेज होते हैं, बातचीत होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फॉलोइंग जो मैसिव जो है 2025 के महाकुंभ, उसके बाद ये प्रिपरेशन देखो ऑर्गेनाइज की गई थी ओवर 800 हेक्टर इन 7 सेक्टर्स में। एक्सपेक्ट कि 15 करोड़ लोग जो है, 15 करोड़ लोग जो है वो आएंगे। तो उनके लिए सिक्योरिटी, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। 2000 योगी आदित्यनाथ ने सारी अरेंजमेंट जो उनको देखा था, महाकुंभ के स्टैंडर्ड से मेंटेन किया था। तो हमें ये चीज़ इतने जानने की जरूरत नहीं। हमें जो जानने की जरूरत है ये कि ये महाकुंभ क्यों होता है, प्रयागराज कहाँ पे, इसे मिनी कुंभ क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये त्रिवेणी संगम क्या चीज़ है, ये 3 रिवर्स की जो है वो आपस में जुड़ना एक जगह, गंगा यमुना और सरस्वती एक मिथिकल रिवर है। ठीक है, माघ मेला कहाँ पे होता है, प्रयागराज में। ये चीज़ हमें जानने की है एक्चुअल।
नेक्स्ट चीज जो न्यूज में थी जो है वो था, ठीक है हम पढ़ते हैं, मैंने ये एक्चुअली 2026 के डाल दिए ना यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम लोगों को जो चीज़ पढ़ने की है वो मैटर नहीं करती डेट्स के साथ। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस जो है commemorates the return of महात्मा गांधी from साउथ अफ्रीका on 9 जनवरी 1915, ऑनरिंग द इंडियन डायस्पोरा कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज डेवलपमेंट। प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है? देखो ये दिन मनाया जाता है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से जो है वो इंडिया आए थे, साउथ अफ्रीका से जो है वो इंडिया आए थे। इस दिन कब, कौन से दिन? 9 जनवरी जो है, 9 जनवरी 1915 को। और इस दिन पे हम लोग प्रवासी जो है भारतीय दिवस मनाते हैं। किस लोगों को ऑनर करने के लिए? जो इंडियन डायस्पोरा है, हिंदुस्तान के लोग जो बाहर रह रहे हैं और उन्होंने जो हिंदुस्तान की जो है डेवलपमेंट, उनकी तरक्की के लिए जो पैसा दिया, जो काम किए हैं, जो कंट्रीब्यूशन दिए हैं, उनको सेलिब्रेट करने के लिए। तो कौन से? जो इंडियन डायस्पोरा जो है बाहर की कंट्रीज़ में रहता है, इंडियन डायस्पोरा। तो ये मनाया जाता है उस दिन जब 9 जनवरी 1915 वाले दिन जब गांधी जो है, गांधी जी जो है वो इंडिया आए थे। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ये एनुअली हर साल मनाया जाता है। इस बार का कहाँ हुआ था? 9 जनवरी। थ्रू रीजनल इवेंट्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वर्ल्ड वाइड। कोई नो मेजर कन्वेंशन अकर। इस साल कोई इतना बड़ा कन्वेंशन नहीं हुआ, ये एक्चुअली उड़ीसा में भुवनेश्वर में हुआ था। तो जो 18th जो पीबीडी है कन्वेंशन, ये हुआ था 8 से 10 जनवरी को 2025 में, जो है पिछले साल का है ना न्यूज़, हम लोग भुवनेश्वर उड़ीसा में। थीम थी डायस्पोरा, इसकी थीम याद रखना, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। तो 9 जनवरी को होता है। इस बार कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में। भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है, ठीक है, उड़ीसा इंडियन स्टेट है। इस बार का जो थीम था कि वो डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत का, ओके, उसके बारे में था, ये थीम थी। अच्छा, इंडिया ने कमीशन किए, नेक्स्ट न्यूज़ जो आई है कि इंडिया ने कमीशन किए 3 मेजर नेवल वॉरशिप 15 जून 2025 में एट नेवल डॉकयार्ड। नेवल डॉकयार्ड है ये कहाँ पे है? मुंबई में। इन हिस्टोरिक सेरेमनी प्रेसिडेड ओवर बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे। 3 नेवल जो है, 3 नेवल वॉरशिप जो है वो अब जो है इंडियन नेवी को दे दिए गए हैं बनाकर, ठीक है, ये कमीशन हुए हैं। ये हमारे जो है जो मैरिटाइन बाउंड्रीज हैं, जो मैरिटाइन इन्फ्लुएंस है हमारा, जो अराउंड जो है अराबियन सी और हमारा जो बे ऑफ बंगाल है, इसको जो है और स्ट्रॉन्ग करेगा और डिफेंड करेगा। अच्छा, मैसल जो कमीशन हुई है, पहली जो थी वो आईएनएस नीलगिरी। नीलगिरी याद है ना, वो जो हाँ नीलगिरी हिल्स हैं केरला और तमिलनाडु की जो एडजेसेंट बाउंड्रीज हैं, वहाँ पे नीलगिरीज है, या इसके नाम से बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। तो नीलगिरी नाम से आईएनएस नीलगिरी जो लीड शिप है, उसका प्रोजेक्ट 17A जो है स्टेल्थ फ्रिगेट है। अब ये क्या है स्टेल्थ फ्रिगेट्स? ये हम लोग जो है पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। 149 मीटर लॉन्ग, इक्विप्ड विद ब्रह्मोस मिसल। ब्रह्मोस मिसल भी एक हमारे पास है, जो हमने जो है रशिया और जो है इंडिया ने मिल के बनाई थी, ठीक है। मॉस्को है, MOS मॉस्को की रिवर, और ब्रह्मोस जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर से हमने ब्रह्म लिया था, ठीक है। तो ये ब्रह्मोस मिसल है। अच्छा, इसमें जो है और क्या चीज़ ये इस नीलगिरी आईएनएस में है? नेवल मिसाइल बराक 8 सैम्स। अब ये क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। अपग्रेडेड 76 mm गन एंड MF स्टार रेडार इसमें फिट किया गया है। तो ये INS नीलगिरी है, ये पहली कमीशन हुई है एक नेवल वॉरशिप। दूसरी है INS सूरत। तो कहीं सवाल पूछा जा सकता है, ये 4th एंड फाइनल प्रोजेक्ट है 15B स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। 6700 जो है टन्स हैं, विद 75% जो है इसमें इंडिजेनस कंटेंट है, मतलब हमारी खुद की बनाई हुई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। एडवांस वेपनरी इसमें भी है। अच्छा, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है इसमें। तीसरी जो है INS जो है वगशीर है। 6th और फाइनल जो है स्कॉर्पियन क्लास की है, जो कलवरी प्रोजेक्ट है। ये हम इनके बारे में आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ठीक है। डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, डिलीवर्ड की गई है जनवरी 9, 2025 को फॉर स्टेल्थी कोस्टल ऑपरेशंस के लिए। तो ये 3 है, एक नीलगिरी जो है INS नीलगिरी है, दूसरी जो है INS सूरत है, और तीसरी जो है INS जो है वगशीर है।
ये 3 जो है नेवल वॉरशिप्स की जो है कमीशन की गई है जनवरी 2025 में, और इसके लिए एक अच्छी खासी सेरेमनी हुई थी, जिस सेरेमनी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद गए थे। ठीक है, ये हमारे जो है कोस्टल और जो है जो मैरिटाइम एरिया है, जो हमारा इन्फ्लुएंस है अराउंड द ओशन, इसको और स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। एक और सवाल आता है, जनवरी 2025 में जो है उत्तराखंड बनी पहली इंडिया की स्टेट हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जिसने इम्प्लीमेंट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑन जनवरी 27, 2025, जो फुलफिल किया 2025 में जो इलेक्शन प्रॉमिस किया था चीफ मिनिस्टर जो पुष्कर सिंह धामी ने, बीजेपी के, इन्होंने कहा था कि हम जो है अगर हमारी पार्टी पावर में आएगी तो हम यूसीसी जो है वो जो है इम्प्लीमेंट करेंगे अक्रॉस द स्टेट। यूसीसी क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ की जो है यूसीसी के, अगर उत्तराखंड के एक्ट 2024 है, ये अप्लाई करता है टू ऑल द रेजिडेंट एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एंड माइग्रेंट्स, जो लोग बाहर से आए हैं उनको छोड़कर, और जो लोग क्या है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ के लोग हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, एसटी में जो आते हैं, उनको छोड़कर जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये सब पे लागू होता है। ये क्या क्या कवर करता है? कवरिंग मैरिजेस एक आधार पे होंगे। देखो ना, अभी जो है हिंदू मैरिज एक्ट है, वहीं शरिया लॉज हैं, ठीक है, अलग अलग लोग जो है अलग अलग टाइप से जो है मैरिजेस, डिवोर्स, सक्सेशन जो है, इनहेरिटेंस है, अगर आपकी जायदाद जो है, या अडॉप्ट कर रहे हैं, अडॉप्शन है, या लिव इन रिलेशनशिप है विद इक्वल राइट रिगार्डलेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है पहले पहले अपने अपने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती थी, हिंदू सक्सेशन एक्ट था, डिवोर्स के लिए अलग एक्ट था, वहीं शरिया लॉ और मुस्लिम्स के लिए इनहेरिटेंस का अलग, अडॉप्शन का अलग, सक्सेशन का अलग, डिवोर्स का अलग, मैरिजेस का। तो ये सारी चीज़ें एक में लाया गया है। तो रिगार्डलेस कि आपका क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है, एक्सेप्ट एसटी को छोड़कर, जेंडर जो है क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ही लॉ के अंदर आ गई। देखिए, इस लॉ ने जो है बैन किया पॉलीगैमी, मल्टीपल मैरिजेस वाला, हलाला जैसे जो इस्लाम में है, इद्दत, ट्रिपल तलाक, ये सारी चीज़ें इसने हटा दी गई, बैन कर दी गई। तो यूसीसी के अंडर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ही मैरिज होगी, वो लॉ सेटअप की गई सभी के लिए इक्वली। अच्छा, मैंडेट किया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी वाया ucc.uk.gov.in, आधार लिंक और मल्टीलिंगुअल, जिसमें अलग अलग भाषाओं के साथ, और डेडलाइन सेट की गई कि 60 दिन के अंदर जो है इसके अंदर रजिस्टर्ड करना है कोई भी जिसने नई शादी की है। यूसीसी जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव पॉलिसी जो है, डायरेक्टेड पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके तहत जो आर्टिकल 44 है वो कहता है कि स्टेट जो है शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एमिंग टू रिप्लेस द रिलीजियस स्पेसिफिक पर्सनल लॉज ऑन मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन एंड यूनिफॉर्म वंस विद यूनिफॉर्म वंस। मतलब कि आर्टिकल 44 कहता है ना कि स्टेट जो है वो कोशिश करेगी वो सिक्योर सभी सिटीजन्स के लिए एक तरह का कानून हो पूरी हिंदुस्तान की टेरिटरी में, चाहे वो, और ये जो रिलीजन में हर एक रिलीजन के हिसाब से अलग अलग शादी हो रही है, डिवोर्स हो रहा है, तलाक हो रहा है, इनहेरिटेंस है, अडॉप्शन है, सक्सेशन है, इनको हटाकर सारे लॉज को एक तरह का होना चाहिए सबके लिए। इससे क्या होगा? इससे इंडिया में यूनिटी होगी, आपस में सभी लोगों में यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए जो है बड़ा ही अहम था ये। तो यूसीसी जो है उत्तराखंड ने किया, आस्ते आस्ते सब करेंगे। एज ए नॉन जस्टिफिएबल जो है डीएपीएसपी अंडर आर्टिकल 37, कोर्ट कैनॉट इन्फोर्स इट डायरेक्टली बट इट गाइडेंस गवर्नेंस टूवर्ड ए सेकुलर इक्वालिटी। देखो, ये डीपीएसपी नॉन जस्टिस फंडामेंटल राइट की तरह जो पार्ट 3 में है, जो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में, वो उनके लिए तो हम आर्टिकल 32 के अंदर जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वो रिट इशू कर सकते हैं, या हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंदर, तो वो रिट इशू कर सकते हैं उनके इन्फोर्समेंट करे अगर वॉयलेट हो। लेकिन ये जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन ये जो है एक तरह का एक मेमो प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स के लिए कि ये डीपीएसपी में जो जो चीज़ें दी गई हैं ये स्टेट को करनी चाहिए हमारे वेलफेयर के लिए, ये वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए कुछ गाइडलाइंस की तरह हैं गवर्नमेंट के लिए। वो लोग जब देखेंगे इन डीपीएसबीज को लोग, तो दे विल थिंक कि हाँ ये काम हुए हैं, ये नहीं किए गए इन्होंने, जिसमें गांधीयन आते हैं, लिबरल्स आते हैं, प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं, वो हम पॉलिटी में डिस्कस कर रहे हैं और किए भी हैं मैंने और करेंगे भी। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड पहली स्टेट बन गई। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून है, याद रखना। अच्छा, एक और नेक्स्ट न्यूज़ थी कि एरो इंडिया 2025 हुआ,
एशिया का लार्जेस्ट एरोस्पेस एग्जीबिशन, एरोस्पेस जो ना स्पेस में, विच हेल्ड ऑन फरवरी 10 से 14 में इन यलहंका एयर फोर्स स्टेशन बेंगलुरु में हुआ, जिसमें एरियल डिस्प्ले हुए बहुत सारे डिफेंस के टेक्नोलॉजीज़। अच्छा, जो जैसे ड्रोन्स होते हैं, जैसे प्लेन्स होते हैं, ऐसी चीज़ें, मतलब जो टेक्नोलॉजी जो स्पेस में चलने वाली, मतलब हवा में चलने वाली चीज़ें हैं ना। और ग्लोबल पार्टनरशिप हुई है अंडर द थीम जो है रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटी। ये एरो इंडिया हुआ था। फिर हुआ है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। ये मेजर ऑटोमोटिव जो है इवेंट हुआ था जनवरी 17 से 22 2025 में एट भारत जो है मंडपम, न्यू दिल्ली, प्रगति मैदान पे, फीचरिंग 1000 एग्जीबिशन वहाँ दिखाई गई चीज़ें, जिसमें ईवी इनोवेशंस की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो शोकेस की गई। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो होती हैं ना, उसके कंपोनेंट्स जो हैं। अच्छा, मोबिलिटी के सोल्यूशन फॉर 18 कंट्रीज़ के लिए, ड्राइंग 5 लाख, 5 लाख लोग आए थे देखने के लिए, 5 लाख विजिटर्स थे। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है वहाँ शोकेस की गई कि इस तरीके से जो है डेवलपमेंट हुई। की हाईलाइट क्या, दोनों इवेंट जो है कहीं ना कहीं बूस्ट करती है इंडिया का डिफेंस और मोबिलिटी सेक्टर। एरो इंडिया जो है वो फोकस करता है एविएशन में, प्लेन्स होते हैं जैसे एविएशन ना, विद बिजनेस डे जो है, और पब्लिक एक्सेस। अच्छा, वाइल जो भारत मोबिलिटी है वो एम्फोसाइज करता है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकती है, कैसे इंडस्ट्रियल नेटवर्क जो है और अच्छी हो सकती है, ठीक है, थ्रू ईवी, जिसमें जो है ईवी जो है पोल्यूशन को भी जो है कम करेगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सेसिबिलिटी लोगों के लिए बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसमें 2 चीज़ें, एक भारत मोबिलिटी है और एरो इंडिया 2025। नेक्स्ट जो था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इनिशिएट किया है कि यूनाइटेड स्टेट जो है विड्रॉ करेगा फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अर्लियर इन हिज सेकंड टर्म्स। तो सेकंड टर्म में जो है यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इनिशिएट कर दिया। अब डब्ल्यूएचओ से जो है एग्जिट करने के लिए प्रायर 1 ईयर का ऐसा कुछ उनका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो वो कह रहा है कि मैं दोनों चीज़ों से विड्रॉ करूंगा, है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी, क्योंकि उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, और जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी। ये दोनों चीज़ क्या है, देखिए पहले हम पढ़ते हैं डब्ल्यूएचओ का विड्रॉल। जनवरी 20 2025 में, आवर्स आफ्टर इनॉग्रेशन, ट्रंप ने साइन किया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14155 फॉर्मली नोटिफाइड कि वो डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलेंगे, अब नहीं जाएंगे, इफेक्टिवली जनवरी 22 से 1 ईयर लेटर एज रिक्वायर्ड बाय यूएस लॉज एंड डब्ल्यूएचओ के रूल्स और यूएस लॉ के तहत 1 साल में, ठीक है। अब ये रिवाइव करता है, दिस रिवाइव अटेम्प्ट, ये कुछ बाइडन के द्वारा जो काम किए गए थे। यूएसए जो है वो डब्ल्यूएचओ जो था का लार्जेस्ट फंडर, 80% जो उसका बजट है वो जो है यूएस के द्वारा पैसा दिया जाता है, 18% डब्ल्यूएचओ का जो खर्चा है। और ये कहते हैं कि इसमें लेक ऑफ रिफॉर्म्स है, और पेंडेमिक जो हुआ, कोविड पेंडेमिक, वो भी डब्ल्यूएचओ ने सही से हैंडल नहीं किया, ठीक है, बहुत सारी हाल्टिंग ट्रीटी नेगोशिएशन एंड रिकॉलिंग पर्सोनल्स। तो इसमें जो है, इसलिए ये हम लोग इससे विड्रॉ करेंगे। ट्रम्प साइटेड कि डब्ल्यूएचओ का जो कोविड-19 का मिस हैंडलिंग था, चाइना की तरफ वो बाइस था, एंड फॉर्म जो है रिफॉर्म नहीं किए उसमें, मतलब बहुत सारे डब्ल्यूएचओ में रिफॉर्म नेसेसरी थी, उनमें भी फेलियर हो गए। और डिस्पाइट अनपेड ड्यूज, 278 मिलियन का अनपेड ड्यूज है, यूएसओ ने प्रोसीड किया ब्रीचिंग सम ऑफ ऑब्लिगेशन पर एक्सपर्ट्स एट डब्ल्यूएचओ कॉन्स्टिट्यूशन लैक विड्रॉल प्रोविजन एक्सेप्ट फॉर द यूएसए। तो यूएसए से जो है इस वजह से जो है निकल रहा है डब्ल्यूएचओ के वर्ल्ड। अब डब्ल्यूएचओ, हमें यहाँ जानने की जरूरत है डब्ल्यूएचओ और पेरिस एग्रीमेंट क्या है। इतना तो हमें पता है कि यूएसए ने विड्रॉ कर लिया है। देखो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेड क्वार्टर है एट 20 एवेन्यू जो है एपेपी जेनीवा में। आप याद रखना, जेनीवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेड क्वार्टर है। कौन से एवेन्यू में है, कौन से स्ट्रीट में, उसको छोड़ो। तो डब्ल्यूएचओ जो है उसका हेडक्वार्टर जेनीवा में है, ये स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड जो है यूरोपियन कंट्री है। सर्विंग एज ए सेंट्रल हब फॉर ग्लोबल हेल्थ, जितने भी हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो सारी ये चीज़ें देखता है। इसका कोर फंक्शन क्या है, डब्ल्यूएचओ लीड करता है इंटरनेशनल जो पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स हैं जो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट लिए जाते हैं। अब एक कंट्री जो है अपने एरिया में जो है जो प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम होगी वो करेगी, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है हेल्थ क्राइसिस, कोई इश्यूज़, कोई डिजीज़ है, कोई वायरस है, उनको जो है उनके तरीके को देखता है कि कैसे इनको हल किया जाएगा, ठीक है। नॉर्म सेट करता है सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ये मेंटेन करने, शेपिंग रिसर्च के एजेंडाज, ठीक है, कोई बड़ी हेल्थ प्रोवाइड करता है, टेक्निकल सपोर्ट बहुत सारी कंट्रीज़ को, मॉनिटर करता है हेल्थ ट्रेंड्स को, रिस्पॉन्ड करता है कोई इमरजेंसी में, पेंडेमिक है। वेरियस कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो है दे डोंट हैव अ प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हेल्प देम, ठीक है, टू सेट अप द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। गाइडलाइंस इशू करता है कि इनके तहत तुम्हें चलना होगा,
तो ये इस तरह का एक बड़ा मतलब एक मेगा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्रमोट करता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हर इंसान को जो है डिजीज एरिडिकेशन, फॉर एग्जाम्पल पोलियो जैसी चीज़ को जो है ख़त्म करने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किए थे। इक्विटेबल कि वैक्सीन्स और केयर्स का जो है सब लोगों को बराबर का जो है मिलना चाहिए, इक्विटेबली जो है वो एक्सेस मिलना चाहिए। तो ये WHO का कुछ बेसिक फंक्शन है। जेनीवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये गवर्नड बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, WHO के द्वारा ये गवर्न की जाती है। ये सबसे बड़ी उसकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है जो एनुअली हर साल जेनीवा में मिलती है। WHO इंक्लूड करता है एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी है, डायरेक्टर जनरल है जो हर 5 साल में जो है उसको इलेक्ट किया जाता है। 6 रीजनल ऑफिस हैं, 150 से ज़्यादा फील्ड ऑफिस हैं और 84,000 जो है 8,400 सॉरी स्टाफ से 160 कंट्रीज में। ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना याद होना चाहिए इसका क्या फंक्शन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन से स्टेट में है, और ये चीज़ें। तो ये WHO के बारे में था। अच्छा, एक और चीज़ थी, एक तो WHO से वो एग्जिट करते हैं और दूसरा कहाँ से विड्रॉ करते हैं, पेरिस जो है एग्रीमेंट से। ट्रंप सिमिलरली ऑर्डर के वो विड्रॉ करेंगे पेरिस का जो क्लाइमेट एग्रीमेंट है ऑन जनवरी 20, 2025, एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू एक्वायरिंग द फर्स्ट टर्म एग्जिट इफेक्टिवली जो है जो रीजॉइन किया था ट्रंप ने 2021 में जो है उसको दोबारा से। प्रोसेस रिक्वायर होता है कि इसमें 1 ईयर पहले एक फॉर्मल रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, फॉर्मल रिक्वेस्ट, उससे जो है एग्जिट किया जाता है। एमिंग टू प्रोटाइज US इकोनॉमिक इंटरेस्ट ओवर मल्टीलेटरल क्लाइमेट कमिटमेंट, जो वेरियस कंट्रीज ने जो है कमिटमेंट किया हुआ है क्लाइमेट रिलेटेड कि हम ये चीज़ें कम करेंगे, ये चीज़ ज़्यादा करेंगे, जैसे NDS है ना, मतलब पेरिस एग्रीमेंट जो है वो कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों से बाहर निकलकर जो है हम अपनी इकोनॉमी पे फोकस करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट जो है एक लैंडमार्क जजमेंट था 2015 के, जो UN क्लाइमेट ट्रीटी है वो अडॉप्ट की गई थी 196 कंट्रीज़ के द्वारा, पार्टीज मतलब कंट्रीज़ के द्वारा में। किसके लिए? कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, 2 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा जो है टेम्परेचर, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर जो है इधर लाने के लिए, ठीक है, जो अबव जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है, थ्रू किसके? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDC। मतलब हर एक कंट्री एक टारगेट सेट करेगी कि हम, फॉर एग्जांपल एक मैं मिसाल देता हूँ कि हमारा है अभी जो है समझ लो 100 जो है टन हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, ठीक है, हम जो है 30% जो है अपना एमिशन जो है वो रिड्यूस करेंगे बाय 2030, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ ये मैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल। तो ये जो है 2030 तक अपनी इकोनॉमी को उस तरीके से मॉडिफाई करेंगे ताकि हम लोग जो है 70 टन ही कार्बन की एमिशन करें, ठीक है। इस तरीके के जो है नेशनली खुद डिटरमाइंड जो है कंट्रीब्यूशंस जो है हम लोग देंगे ताकि वर्ल्ड का जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको हम लोग जो है कम करें या एटलीस्ट जो है एवरेज पे लाएं, समझे। तो ये होता है कि ऑब्जेक्टिव है, इट रिक्वायर्स, ये कंट्री को रिक्वायर होता है कि वो परस्यू करे एमिशन रिडक्शन वाया 5 ईयर्स जो है NDC साइकिल, कि हम लोग इतना एमिशन कर रहे हैं जो है गैसेस का, ठीक है, जिससे जो है ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन हाउसेज गैसेस फॉर एग्जांपल है, उसको हम करेंगे। जैसे फॉसल फ्यूल पहले बंद करते हैं तो उसकी जगह हम लोग ग्रीन फ्यूल्स यूज़ करेंगे, जैसे EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज़ करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, हम लोग जो है एथेनॉल का यूज़ करेंगे। इन तरीक़ों से जो है वी विल जो है हम लोग जो है अपना एमिशन रिडक्शन करेंगे और जो है हम लोग जो है क्लाइमेट में जो है क्लाइमेट को जो है इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इन्हेंस करता है ट्रांसपेरेंसी, प्रोवाइड करता है क्लाइमेट स्पेशली फॉर डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज जो है दे हैव डेवलप्ड अर्लियर, दे हैव एमिशनड ऑल द थिंग्स। अब जो है अब याद देखो, यूरोप ने जो है समझ लो जो है सारा कुछ एमिट करके ग्रीन हाउस गैसेज जो है और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर लिया। और डेवलपिंग कंट्री जो है उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो आज जाके जो है फॉसल फ्यूल एमिट कर रही हैं और अपनी इकोनॉमी को जो है क्या कर रही हैं, राइज हो रहा है इकोनॉमी का। अब डेवलप कंट्रीज ने जो एमिट किया है इतना सारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, हम लोग तो आज करने लगे ना, तो वो लोग जो है पैसा देंगे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको, ताकि वो लोग भी जो है अपना NDC रख सके, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, वो भी ताकि हमारे साथ साथ चल सके, उनकी भी टेक्नोलॉजीज इंप्रूवमेंट हो सके, ठीक है। प्रमोट करे अडॉप्शन, लॉस एंड डैमेज सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी ताकि जो है हम लोग जो है एक जो है क्लाइमेट को जो है हम जो है 2 डिग्री से कम रख सके, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री तक क्लाइमेट रख सके, जो इंक्रीज होता जा रहा है हमारे जो है अननेसेसरी जो है ये बर्निंग ऑफ एमिशन से, ओके, अर्थ का टेम्परेचर। ये एक लीगली बाइंडिंग है ऑन प्रोसेस बट नॉट टारगेट्स। टारगेट्स जो है लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन प्रोसेस जो है बाइंडिंग। ये इंटर हुआ था 2016 में आफ्टर रेक्टिफिकेशन। इंडिया ने रेक्टिफाई किया पेरिस एग्रीमेंट जो है 2016 में।
कमिटिंग एज एक डेवलपिंग नेशन की तरह, ठीक है, टू एम्बिशियस जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है अंडर द ट्रीटी। इंडिया ने, अच्छा इंडिया ने क्या किया, कमिटमेंट देखो, इंडिया ने प्लेज, देखो इंडिया पे लागू नहीं होता था एज ए डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग नेशन, बट इंडिया ने फिर भी प्लेज किया कि वो जो है रिड्यूस करेगा अपना जीडीपी पर जो इमिशन है इंटेंसिटी भाई 33 से 35% कम करेगा फ्रॉम 2005 के लेवल से। समझ लो 2005 में हम लोग 100 टन जो है अमिट करते थे, उस लेवल पे आज अगर हम 200 टन करते हैं, आज के लेवल पे नहीं, 2005 में हम कितना अमिट करते थे उसके हिसाब से 2030 तक, जिसको अपडेट किया मोदी जी ने फिर जाके 45 इन 2022 में हम लोगों ने कहा कि हम 45% रिडक्शन करेंगे अपने एमिशन का, है ना, और अचीव 40% नॉन फॉसल पावर कैपेसिटी बाय 2030, मेट अर्लियर विद 50+ बाय 2020 वी आर सोलर एनर्जी। और हम जो है जैसे एनर्जी सोर्सेज होते हैं ना, हमने बोला बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम, तो हम लोग जो है नॉन रेवेन्यू जो सॉरी नॉन फॉसल जो कोल से पेट्रोलियम से नहीं बनती चीज़ें जो एमिशन नहीं करती, पोल्यूशन कम करती, जैसे सोलर है, विंड है, इन चीज़ों से जो है हम लोग जो है अपनी एनर्जी की ज़रूरतें जो हैं वो पूरी करेंगे ताकि हम लोग जो है एमिशन को और कम कर सकें। तो 40% जो है हमने 45 दिया था 2025 में, हमने 40% जो है वो अचीव करना था, 40% ऐसे प्रोजेक्ट रखने हैं जो एमिट करेंगे, हमने 50+ हमने अचीव कर लिया। एंड क्रिएट एडिशनली हम लोग कार्बन सिंक बनाएंगे 2.5 टू 3 बिलियन टन्स बाय 2030। और कार्बन सिंक ऐसी चीज़ होती है जैसे फॉरेस्ट लगाओगे तो ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना कार्बन इन्वायरमेंट से, तो ऐसी चीज़ें भी लगाएंगे हम लोग, तो 3 बिलियन टन तक जो है हम कार्बन सिंक जैसे रिजर्वायर्स बनाएंगे, ठीक है, जैसे वेटलैंड्स हो गए, जैसे फॉरेस्ट हो गया, जैसे रिवर्स में भी होता है, ओशन में भी होता है, तो ऐसी हम लोग चीज़ें बनाएंगे जिससे हम लोग जो है एमिशन भी कम करेंगे और जो एक्स्ट्रा हो रहा है उससे हम लोग जो है 2.5 से 2.5 से 3 बिलियन टन जो है वो अब्जॉर्ब भी करेंगे। तो ये एनडीसी का है। कॉप 26 जो हुआ, ठीक है, कॉप 26 में ये भी एक इन्वायरमेंटल रिलेटेड है, हम लोगों ने इन्वायरमेंट में डिस्कस भी किया था, हम दोबारा करेंगे। पीएम ने अनाउंस किया पंच अमृत प्लान एक अनाउंस किया स्कीम, इसके तहत के 500 गीगावाट 500 GW नॉन फॉसल फ्यूल कैपेसिटी हम लोग जो है बनाएंगे। 50% हम अपनी एनर्जी जो है रेन्यूएबल रिसोर्सेज से जो है वो अपनी ज़रूरतें, हम एनर्जी की ज़रूरतें पूरी करेंगे। रेन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब सोलर, ठीक है, विंड, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं जैसे जो वाटर से जनरेट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से 45% जो है इंटेंसिटी जो है एमिशन इंटेंसिटी कम करेंगे। मैथीन का जो है मैथीन एक गैस होती है उसकी रिडक्शन करेंगे, ठीक है। नेट ज़ीरो हम लोग अचीव करेंगे 2070 तक, मतलब 2070 तक जो है हमारा ये प्लान है कि इंडिया जो है वो ज़ीरो एमिशन करेगा ऐसा, जिससे जो है इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है। फॉसल फ्यूल बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, 2070 तक हम पूरी ग्रीन इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ये हमारे कुछ जो है एनडीसी है, नेशनल जो है डिटरमाइंड जो है कंट्रीब्यूशन है। प्रोग्रेस अगर हम देखें हमने कितनी की है, तो इंडिया ने अचीव कर लिया 36% जो है हमने कम कर लिया अपना। ए डिकेड अर्लियर हमारा जो है 2020 में ही हमने कर लिया था अचीव, जो हमने 2030 में करना था। हिट 50%, हमने 50% जो है शेड्यूल से पहले ही नॉन फॉसल फ्यूल जो है से हम एनर्जी रिसोर्स जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च किया। बट एब्सोल्यूट एमिशन जो है वो बढ़ा है कहीं ना कहीं 3 गीगा टन से जो है CO2 का, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ जो है कोल पे जो है हमारा बहुत ज़्यादा था। क्रिटिक्स रेट एफर्ट्स इनसफिशिएंट फॉर 1.5। क्रिटिक्स कहते हैं कि इससे जो है 1.5 हमारा पार्टी जो है पैरिटी अचीव नहीं होगा, 1.5 जो डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर रखना है, ठीक। तो ये सारा चीज़ था। पेरिस एग्रीमेंट पे गए हम, फिर नेशनल कंट्रीब्यूशन पे गए, फिर इंडिया का हमने देखा, तो ये सारी चीज़ें थी। ये शुरू कहाँ से हुई, ट्रंप ने जो है विड्रॉ किया, वो न्यूज़ से शुरू हुई, तो हमने उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी कवर की। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। ए US मेडिटेटेड सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड हमास इन गाजा took effect on October 10, 2025, halting major hostility after October 2023 attack and subsequent war that killed 1200 Israelis and 71,000 Palestinians। 7 अक्टूबर को जो है ये क्या है, इसराइल और पैलेस्टाइन का जो मसला है, पैलेस्टाइन का जो मसला है इसराइल का, उसके ऊपर ये डिस्कशन है। 7 तारीख को हमास अटैक करता है इसराइल पे और वहाँ बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान जाती है। रिटेलिएशन में जो है इसराइल जो है फुल फ्लेज्ड वॉर लॉन्च करता है पैलेस्टीनियंस पे, वेस्ट बैंक में और गाजा में, जिसमें जो 1200 इजरायली मारे जाते हैं, 71,000 जो है पैलेस्टीनियन मारे जाते हैं। US ने जो है इन दोनों में बीच में सुलह करवा कर और जो है अक्टूबर 10, 2025 को जो है वो क्या करवाया है,
क्या करवाया है? सीज फायर। सीज फायर का फेज, पहले फेज इंक्लूड करता है होस्टेज प्रिजनर एक्सचेंज। अब जो हमास ने जो है होस्टेजेस जो है इजरायली रखे हुए हैं और जो वॉर में जो है प्रिजनर जो है इसराइल के पास है, उन दोनों का एक्सचेंज होगा। पार्शियल इसराइल और कुछ पार्शियली, पूरा विड्रॉ नहीं करेगा लेकिन पार्शियली विड्रॉ करेगा। एड जो बाहर से लोग दे रहे थे जो इसराइल ने बंद की थी ब्लॉकेड की वजह से, उसको इंक्रीज करेंगे, बट रिमेन जो है स्टाल्ड एट ट्रांजिशन टू फेज 2। हमास पहले फेज में ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरा फेज में कहा गया कि हमास जो पूरी तरह से डिसआर्ममेंट होगा, कि पूरा हमास जो अपने हथियार छोड़ देगा, सरेंडर करेगा, तभी फुल विड्रॉल होगा। गाज़ा का रिकंस्ट्रक्शन जो है वो जो है अंडर इंटरनेशनल बोर्ड के अंदर जो है गाज़ा को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया एंड गाज़ा जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो इन्वॉल्व फिगर्स लाइक जो नितिन याहू है, एडमिट स्टाल्टाक, तो एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो है गाज़ा को। करंट स्टेटस देखा है एज ऑफ जो है जनवरी 22 2026, जो ट्रूस इज़ फ्रजाइल विद नियर डेली वोलेशन भी होता है। इसराइल जो ऑर्डर करता है, ऑर्डर किया है एक्सक्यूशन जो है जो बानी सुहाली का है, एयर स्ट्राइक्स हुई हैं जिसमें 438 प्लस पैलेस्टीनियन मारे गए हैं, उसमें से 169 चिल्ड्रन से सिन अक्टूबर एंड 3 इसराइली सोल्जर्स जो हैं डेड, ओवर 1275 इसराइल जो है ब्लीच्ड एलिज्ड। तो कहते हैं कि डिस्पाइट दी जो है सीज फायर जो है कुछ 1250 बार जो है उसने वोलेशन किया है, रेगुलरली स्ट्राइक कर रहा है फिर भी, तो फुल रिजम्पशन वॉर का नहीं हुआ है, बट जो टेंशन है वो परसिस्टेंट है वो टेरिटरी से। एड एंड रिकंस्ट्रक्शन जो है वो भी अभी रुकी हुई है, तो चल रहा है, ये मुद्दा है। अच्छा, इसमें देखने की बात है कि इसराइल कहाँ पे है। देखो ये है इसराइल, ठीक है, इसमें मुझे पेन चेंज करना, ये इसराइल है, ठीक है, ये समझे, ये जो पार्ट है इसराइल, इधर मेडिटेरेनियन सी है, ओके। अच्छा, इसमें ये वेस्ट बैंक का एरिया है और ये जो है गाजा स्ट्रिप है, समझे, ये पार्ट जो है इसराइल के कंट्रोल में। तेलावी जो है इसकी कैपिटल है, जेरूशलम तेलावी, ठीक है। अब इसका देखो नॉर्थ में जो है इसकी ये लिबनान है, लेबनान, इनके साथ भी इनका चलता रहता है मसला, ठीक है। बैरूट जो है इसकी कैपिटल है। इधर जो है ये जो है ये पार्ट जो है ये है सीरिया का, दमास्कस जिसकी कैपिटल है, और इधर जो है ये जॉर्डन है, ठीक है, अम्माम जिसकी कैपिटल है, और इधर जो है जो सिनई, ये जो है सिन्नई जो है सिन्नन पेनिनसुला है, इसको एक्चुअली ये इजिप्ट का पार्ट है, ठीक है। तो कैसे देखो आप, तो इसमें अगर आप देखा जाए इसकी इसराइल का अगर आपको आसपास का एरिया पूछ सकते हैं तो कौन कौन सी है, ये रेड सी भी है इधर, ये रेड सी के इधर से थोड़ा सा ये रेड सी में भी टच होता है, ओके। तो ये जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है और इजिप्ट जो है इसके जो है सराउंडिंग में जो है इसके नेबरिंग स्टेट्स, ओके। जॉर्डन की कभी इधर सऊदी है, इधर इराक है। तो ये जो है इसका जो है मैप था, मैप में डिस्कस करने के लिए जो है ये सारी चीज़ें बढ़ाई थी क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो लेबनान नॉर्थ में है, सीरिया जो है नॉर्थ, ये नॉर्थ में सीरिया और लेबनान है, ईस्ट में जो है जॉर्डन है, वेस्ट में जो है मेडिटेरेनियन सी है, और जो है साउथ में और साउथ वेस्ट में जो है इजिप्ट है, ओके। और रेड सी नीचे टच होता है थोड़ा सा किनारा। तो ये सारा था इसराइल का जो है मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमानिया और बुल्गारिया ने वो अचीव किया है फुल मेंबरशिप इन जो है सेंगेन एरिया ऑन जनवरी 1 2005, एलिमिनेटिंग इंटरनल बॉर्डर चेक्स फॉर एयर, सी एंड लैंड एंड ट्रैवल अक्रॉस द जोन। क्या है एक्सेस टाइमलाइन? Partial integration began on for air and sea border for after UAE approval, overcoming initial vetoes from Australia over migration concerns and full land access. छोड़ो, this expand the passport free zone to 29 countries and 450 million people. देखो इन दोनों ने जो है रोमानिया और बुल्गारिया ने जो है ये कहा है कि हम लोग इन लोगों ने एयर और स्पेस और जो है इन सारी चीज़ों में जो है स्टेनगन एरिया बनाया है, मतलब कि पासपोर्ट की आपको ज़रूरत नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। इसके इम्प्लीकेशन क्या है, इसको साइन करने के इसलिए ट्रेड, टूरिज्म, मोबिलिटी जो है सिटीजन्स के लिए इंक्रीज करेगा। विद शेंगेन रूल्स नाउ अप्लाइज फुली इंक्लूडिंग 180 डेज, इंक्लूडिंग 90/180 डेज स्टे भी है लिमिट नॉन यूरोपियन विजिटर्स के लिए। टेम्परेरी लैंड चेक्स जो थे वेर कंसीडर्ड बट इनिशियली एंड लिफ्टेड परमानेंटली।
अब शेंगेन एरिया क्या होता है, ये इसके बारे में आपको समझाता हूँ। ये एक ऐसा जोन है 29 जो 29 यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने अबॉलिश कर दिया है कि पासपोर्ट और बॉर्डर कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है एट देयर म्यूचुअल बॉर्डर्स। मतलब 2 कंट्रीज हैं, उनके एक से दूसरी जगह क्रॉस करने के लिए उनको पासपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल कंट्री, यूरोपियन छोटी 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 कंट्रीज हैं एक दूसरे के साथ। तो ठीक है, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए तो वो बड़ा हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा। वीज़ा के लिए अप्लाई करो, पासपोर्ट रखो, फिर वेरियस, वो चीज़ ख़त्म कर दी है रोमेनिया और बुल्गारिया ने आपस में, और बहुत सी कंट्रीज ने की हुई है, 29 यूरोपियन कंट्री। तो आप जो है फ्रीली जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है जा सकते हैं। स्टेट मीन्स टू से कंट्री। ओके, ओरिजिन कब हुआ था ये 1985 में जो है इन शेंगेन जो है शेंगेन में साइन हुआ था लक्समबर्ग में, एंड इम्प्लीमेंटेड 1995 में। एग्रीमेंट जो है वो क्रिएट करता है एक सिंगल जुरिस्डिक्शन फॉर शॉर्ट स्टे वीज़ा अप टू 90 डेज इन 180 डेज। 180 दिन में से 90 दिन अगर आप जो है किसी कंट्री में जाके रह सकते हो, बिना वीज़ा फ्री घूम सकते हो। एक्सटर्नल बॉर्डर सिक्योरिटी, जो बॉर्डर सिक्योरिटी जो ख़त्म कर दिया है वाया टू लाइक शेंगेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम का लॉन्च करके। तो इससे क्या होगा, आपको एक्सेस मिलती है एक दूसरी कंट्रीज की, इसके ट्रेड टूरिज्म जो है ये सारा कुछ इंक्रीज होता है, पीपल की एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है। तो रोमेनिया और बुल्गारिया का अगर आपको देखो, यूक्रेन को छोड़ो, ये है रोमेनिया, ठीक है, ये रोमेनिया है, ओके, और ये बुल्गारिया। बुल्गारिया ने अब ये जो है ये शेंगेन जोन बना दिया। शेंगेन जोन मतलब जहाँ से जो है आप फ्रीली एक दूसरी कंट्री में जो है ट्रैवल कर सकते हो। आप यहाँ देखो रोमेनिया की बॉर्डर्स में क्या है, ये है मोल्डोवा एक कंट्री, यूक्रेन भी इसके साथ टच होता है दूसरी, ठीक है, और हंगरी जिसकी कैपिटल बुडापेस्ट है ये भी होती है, और सर्बिया और बुल्गारिया। बुल्गारिया सर्बिया 2, हंगरिया 3, यूक्रेन 4 और मोल्डोवा 5। तो इधर से ब्लैक सी में जो है आउटलेट है इनकी। बुल्गारिया की देखा जाए तो बुल्गारिया के साथ कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो टच होती है, ग्रीस है, एक ग्रीस, इधर से ब्लैक सी, फिर मैसेडोनिया और सर्बिया। ओके, तो ये जो मैप है ये मैप आप याद रखना। इस मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको मैप पढ़ाना चाहता था कि रोमेनिया के आसपास कौन है, इधर हंगरी है, इधर यूक्रेन है, इधर मोल्डोवा है, इधर बुल्गारिया है, इधर सर्बिया है। तो बुल्गारिया और जो है रोमेनिया ने आपस में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि अब हम लोगों को वीज़ा की जरूरत नहीं है कि 90 डेज स्टे कर रहे हो 180 डेज में से, और आ सकते हो एक दूसरी कंट्री में, फ्री मूवमेंट होगी। इससे ट्रेड टूरिज्म और भी बहुत सारी चीज़, कल्चरल आइडेंटिटी, हर चीज़ जो है स्प्रेड होगी। तो इसके बॉर्डर एरियाज ये हैं मैप में, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि थाईलैंड ने जो है वो लीगलाइज कर दिया। थाईलैंड ने क्या लीगलाइज किया कि सेम सेक्स मैरिज समझते हो, इन जनवरी 2025। सेम सेक्स मैरिज मतलब मेल एंड मेल मेंबर कैन मैरी अमॉन्ग ईच अदर, फीमेल एंड फीमेल मेंबर कैन मैरी ईच अदर। तो मैरिज इक्वेलिटी एक्ट जो 22-23 जनवरी 2025 में हुआ, आफ्टर रॉयल एंडोर्समेंट एंड पब्लिकेशन हुआ रॉयल गेस्टेड में, फॉलोड बाई ए 120 डे पीरियड, दिस मेड थाईलैंड। इससे क्या हुआ कि थाईलैंड पहली साउथ एशियन कंट्री बन गई जिस, और थर्ड एशिया में, साउथ एशियन कंट्री पहली और एशिया में थर्ड करती है जिसने सेम सेक्स में जो यूनियन को जो है उसको लीगलाइज किया। मतलब मैरिज अब जो है शादी कर सकते हैं की प्रोविजन इस हुए ने। लॉ ने अमेंड किया थाईलैंड का जो सिविल और कमर्शियल कोड है, रिप्लेस किया उसको जेंडर स्पेसिफिक टर्म्स लाइक हस्बैंड और वाइफ से विद न्यूट्रल लैंग्वेज। सेम सेक्स कपल जो है एज जो 18+ है वो उनको वो राइट है कि वो मैरिज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, मेडिकल कंसेंट, है ना, विद थोज अंडर 20 नीडिंग पेरेंटल। 20 साल से कम को जो है पेरेंटल नीड जो है एडवाइस की चाहिए, गाइडेंस की जो है अप्रूवल चाहिए। तो पहली साउथ एशियन कंट्री बन गई, तीसरी ओवरऑल एशियन कंट्री जिसने सेम सेक्स मैरिज को अप्रूव किया क्या वो शादी कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, क्या इंडिया में लीगल है? इंडिया हैज़ नॉट लीगलाइज्ड सेम सेक्स मैरिज एज ऑफ जनवरी। अगर 2026 तक का हम देखें तो इंडिया में सेम सेक्स मैरिज जो है वो अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया रिकॉग्नाइजेशन लैंडमार्क 2023 की रूलिंग में, और डिसमिस किया रिलेटेड रिव्यू पिटिशंस इन अर्लियर 2025। इसके रिलेटेड कोई रिव्यू पिटिशन भी नहीं होगी, और जो है सेम सेक्स मैरिज जो है लीगल नहीं है। हाँ, पीपल विद द सेम सेक्स कैन हैव अ रिलेशनशिप, यू नो, can have intercourse and relationship and everything, but not the same, marriages will not be happening. सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने इन अक्टूबर 2023 5 जजेस की बेंच बैठी इन सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, और रूल किया 3-2 का अगेंस्ट लीगलाइजिंग जो है सेम सेक्स में। 3 लोगों ने जो है 3 जजेस ने अगेंस्ट किया, 2 ने जो है
फेवर में किया अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। तो कोर्ट ने ये कहा दैट मैरिज इज ए स्टैट्यूटरी राइट, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप ले सकते हो, एक स्टैट्यूटरी राइट है। मतलब स्टैट्यूटरी राइट वो होता है जो किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू जो है वो आपको हक मिला हो, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हो आपको हक। तो लीविंग इट टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द लॉज, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, गो टू द पार्लियामेंट, दे विल, इफ दे विल मेक द लॉ अबाउट सेम सेक्स मैरिज देन इट इज ओके, इफ दे विल नॉट देन इट इज नॉट। की ऑब्जर्वेशन है, कोई भी फंडामेंटल राइट टू मैरी एग्जिस्ट नहीं करता है, बट क्वीर कपल जो है, जो मतलब कपल्स हु आर बाइसेक्सुअल, हु आर एसेक्सुअल, आई डोंट नो, हु आर gays, who are homosexual or who are lesbians, they can live in a or enjoy the live in relationship but they can't marry। जो प्रोटेक्शन दी गई है अंडर आर्टिकल 21, लिबर्टी है, फ्रीली है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ये कुछ मतलब, लेकिन आप लोग जो है शादी नहीं कर सकते, वो रूल स्टैट्यूटरी राइट है, वो पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाएगा तो मानेंगे, नहीं तो अभी तक कानून ऐसा कोई नहीं है सेम सेक्स मैरिज का। तो रिव्यू पिटीशन जो चैलेंज की गई, इस वर्डिक्ट को चैलेंज करने के लिए भी पिटीशन डाली गई, वो भी डिसमिस कर दी गई एनॉनमसली 2025 में। बेंच आर्ग्यू करता है, बेंच ने कहा कि पार्लियामेंट को कहो एंड स्टेट टू कंसीडर सिविल यूनियन और बेनिफिट लाइक इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन जो है, ये सारी जो है पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन है, ना कि हमारी है, ठीक है, वी कांट मेक ए लॉ। तो करंट ऑनगोइंग जो है लोअर कोर्ट केसेस जो है वो लिमिटेड राइट्स हैं, जैसे टैक्स एग्जेम्पशन है सेम सेक्सेस के पार्टनर्स को, बट कोई नेशन वाइड जो है लेजिस्लेचर ऐसी जो है लीगलाइजेशन जो है नहीं है। पार्लियामेंट हैज़ नॉट एक्टेड डिस्पाइट द कोर्ट ने कहा भी, लेकिन पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है। तो इंडिया में अभी तक सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज नहीं है। ओके अच्छा, नेक्स्ट है कि इंडिया और यूएसए ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू की साइन किया है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे, और जनवरी 17 2025 में वाशिंगटन डीसी में। फोकस करेंगे साइबर थ्रेट्स पे और इंटेलिजेंस शेयरिंग आपस में करेंगे। साइबर थ्रेट्स क्या होता है, वो यूज़ कंप्यूटर्स, फोन्स, देयर कैन बी मल्टीपल थ्रेट्स, समबडी कैन स्टील योर डाटा, समबडी माल फंक्शन होगा, कुछ मतलब वायरस आएंगे, कोई डालेगा, है ना, दे कैन कोई धांधली करेगा आपके साथ, फ्रॉड करेगा ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें, और इंटेलिजेंस आपस में शेयर करेंगे। कोई ऐसा साइबर थ्रेट हमारे पास है, कंट्रीज़ का भी हो सकता है, पीपल वेरियस कंट्रीज यूज़ साइबर, आजकल वेपनरी का यूज़ करके जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालते हैं। तो इस तरह की चीज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, दूसरी हो सकती है। तो ये एग्रीमेंट साइन किया इंडिया और इंडिया इसके जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है 414C अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर के अंडर है, और यूएस एजेंसी लाइक डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, आइस एंड होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम सेंटर, इन ये दोनों आपस में जो है कोलैबोरेट करेंगे, और जो है इनको जो है एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था पैक्ट का, वो प्रमोट करेगा, ट्रेनिंग देगा, कोऑपरेशन करेगा, साइबर थ्रेट्स जो हैं, इंटेलिजेंस, डिजिटल फोरेंसिक, क्रिमिनल्स प्रोब्स में, क्रिमिनल केसेस में जो डिजिटली जो है बहुत सारे सबूत जो इकट्ठे किए जाते हैं उनमें हेल्प करेंगे, एक दूसरे को एड्रेस करेंगे। बहुत सारी चैलेंजेस जो इंक्लूडेड हैं, जैसे टेररिज्म होता है आजकल ऑनलाइन, बहुत सारी चीज़ें होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए दिस बिल्डअप। ये प्रायर जो इंडिया यूएस का साइबर अंडरस्टैंडिंग का 2011 में साइन किया था, 16 में किया था, ठीक है, स्ट्रेंथ कर रहा बायलैटरल टाइज, जो साइबर रिस्क बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की तरफ से, ठीक है। अभी तक 2026 में कोई इसके फर्दर जो इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो ये एक छोटी सी चीज़ थी। अच्छा, एक न्यूज़ है कि इंडिया का कोर सेक्टर का जो आउटपुट है डिड नॉट ग्रो बाई इसको छोड़ो, इंडिया का जो कोर सेक्टर है वो कहा जाता है कि वो ग्रो हुआ है नवंबर 2024 में कि 4 से 5% का जो ग्रोथ हुआ है। तो मैं ये ऐड करना चाहता था कि इंडिया का कोर सेक्टर कंपनीज कौन कौन सी हैं। देखो इंडिया में 8 जो हैं की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज है कोर सेक्टर्स, जिसमें कोल है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर है, स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, जो अमाउंट करता है 40% जो है इंडेक्स में जो है IPPU इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स, और सिग्नल कहीं ना कहीं हमें बताता है इंडस्ट्रियल हेल्थ क्या है। तो कोर सेक्टर कौन कौन से इंडिया के, वो में फर्टिलाइजर है, इलेक्ट्रिसिटी है, सीमेंट है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, नेचुरल गैसेस, क्रूड ऑयल, ये चीज़ें। तो ये मैं ऐसे आपको बताना चाहता था इंडिया का कोर सेक्टर कौन कौन सा है। ऐसे न्यूज़ एक थी तो मैंने सोचा चलो उसके लगे हाथ जो है इंडिया के 8 कोर सेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया का जो यूनियन कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि कंटिन्यूशन ऑफ 2 की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, दो जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिकंस्ट्रक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम।
इसको कब तक 2025-26 तक, 1 जनवरी 2025 में। टोटल आउटलाइन ऑफ दिस स्कीम 69,515 करोड़ सैंक्शन हुए। बेनिफिट करेगा छोटे और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं। 88% इंश्योर्ड अगेंस्ट क्रॉप लॉस फ्रॉम नेचुरल क्लाइमेटिक लाइक ड्रॉट, फ्लड और पेस्ट। स्कीम की समझाता हूँ मैं, मतलब फ्लडिंग की वजह से आपका जो है नुकसान हो जाएगा क्रॉप्स का, तो उसके लिए इंश्योरेंस दी जाएगा। नेचुरल क्लाइमेटी जैसे सूखा पड़ गया, कीड़े मकोड़े पड़ गए, तो इसकी वजह से नुकसान होगा छोटे छोटे फार्मर्स का, तो उसके लिए इंश्योरेंस दिया गया, पैसा देगी सरकार, जो है आपकी मदद करेगी। अच्छा, क्रॉप स्कीम डिटेल में जो है प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स है? ऑयल सीड्स है, हॉर्टिकल्चर है जहाँ लो प्रीमियम है, मतलब 2% कारिफ पे, 1.5% रबी पे, 5% कमर्शियल। ये जो है फार्मर्स बस इतना देंगे, बाकी सारी सरकार देगी। एक्सटेंशन इंश्योर का टाइमली पे आउट होगा, इंक्लूडिंग जो शेयर क्रॉपर्स हैं या टीनेंट्स हैं, उनको पैसा मिलेगा टाइमली। पेड विद फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए मिलेगा, एग्रीकल्चर के लिए, आप मैकेनाइजेशन के लिए, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के लिए। अच्छा, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये अफोर्डेबल जो है क्रॉप्स इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है इंडियन फार्मर्स को, जो किसी जो है कुदरती जो नेचुरल क्लाइमेट है, जैसे कीड़े मकोड़े पड़ गए, डिजीज़ की वजह से उनके जो है फसल नुकसान हो जाती है। ये 2016 में लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये इंटायरली कवर्स इंटायर सोइंग टू हार्वेस्ट साइकिल विद लो प्रीमियम, सब्सिडी हैविली बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। ये बीज लगाने से लेकर जो है हार्वेस्ट तक, मतलब सोइंग से लेकर हार्वेस्ट तक जो है पूरा इंश्योर करती है कि कहीं आपका नुकसान होगा तो दिया जाएगा। आप जो है 1 से 2% जो है करते हो। मतलब स्कीम में जो है ये फूड ग्रेन्स जैसे ऑयल्स, फूड ग्रेन्स है जैसे वीट है, राइस है, हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स है, ऑयल सीड्स के क्रॉप्स है, फार्मर्स को सिर्फ 2% देना पड़ता है खारिफ पे, 1.5% रबी पे, और 5% जो है कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे। इतना पैसा देना पड़ता है पूरे, मतलब इंश्योरेंस की जो स्कीम है उसमें से गवर्नमेंट कवर करती है 95 से जो है 95 से 98.5% इसमें, इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स, टीनेंट्स को विच क्लेम बेस्ड ऑन यील्ड शॉर्टफॉल और थ्रेशोल्ड ट्रैवल। सो ये सारी चीज़ें हैं फसल बीमा योजना में। कब लॉन्च हुई थी? 2016 में। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब दोनों स्टेट और जो है सेंटर दोनों कंट्रीब्यूट करती है, और फार्मर को मिनिमम पे करना पड़ता है प्रीमियम। एक दूसरी स्कीम थी इसके अंदर जो रिकंस्ट्रक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ऑफर्स फार्मर प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रॉप लॉसेस फ्रॉम एडवर्स। देखो, एडवर्स वेदर कंडीशंस की मतलब ज़्यादा रेनफॉल कम हो गई है या ज़्यादा बारिश हो गई है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, ह्यूमिडिटी या हवा की वजह से नुकसान हुआ, उसमें भी। ठीक है, ये पार्ट ऑफ जो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के पार्ट में ही जो है उसको लॉन्च किया गया था। ये यूज़ करता है वेदर का इंडेक्स का, वेदर का डाटा यूज़ करता है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से एज ए प्रॉक्सी, कि कितना यील्ड, मतलब फसल की जो है अगर कितनी फसल हो सकती थी उसका कितना नुकसान करता है, तो जल्दी जल्दी पैसा दिया जाता है बिना कोई, विदाउट इंडिविजुअल फील्ड असेसमेंट के। कवरेज इसमें भी इंटायर है, इंटायर क्रॉप साइकिल, मतलब फ्रॉम क्रॉप लैकिंग यील्ड एस्टिमेटेड मेथड प्रोग्राम, मतलब फसल मतलब 100 टन होती तो 50 ही हुई है, ठीक है, 20 टन हुई है, तो बाकी जो खर्चा है वो दिया जाता है। फार्मर को 2% खारिफ पे करना पड़ता है, 1.5% रबी पे, 5% कमर्शियल पे। ठीक है, गवर्नमेंट जो है बाकी देती है। ये वही सेम है फसल बीमा योजना की तरह ही है। ठीक है, तो ये थी फसल बीमा योजना और जो है दूसरी स्कीम। ठीक है, इसमें मैक्सिमम हैवली सब्सिडाइज्ड है, इंश्योरेंस स्कीम है, फार्मर्स के लिए बड़ी हेल्पफुल है अगर उनका किसी तरीके से नुकसान हो जाए या पदार्थ कम होगी या चीज जो, ठीक है, यील्ड कम होगी उसके लिए। ठीक है, तो IMF हैज़ नॉट रिटेन इंडियाज ग्रोथ टू 6.5 नेक्स्ट 2 ईयर। रिसेंट अपडेट्स प्रोजेक्ट 7.3% फॉर FY26, मॉडरेट टू 6.4% बोथ कैलेंडर 2026 टू फाइनेंशियल ईयर 2027। तो IMF ने कहा कि 7 पॉइंट जो है 3 से लेकर जो है 6.4 तक की ग्रोथ हो सकती है इंडियन इकोनॉमी की ड्यूरिंग द फेज जो है 2026-27। ये न्यूज़ में था। अब क्या है IMF जो है एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर कंट्री 191 है, इंडिया भी इसका जो है मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC में। ये 1944 में जो है ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत जो है एस्टेब्लिश की गई थी, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये प्रमोट करती है ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, आपस में जो है लेन देन का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसी मुल्क की, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, एम्प्लॉयमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, पॉवर्टी कम करने को, ये सारी चीज़ें IMF का काम।
आईएमएफ जो है वो फोस्टर करता है एक्सचेंज रेट जो है आपस में एक जैसे डॉलर का रुपी के साथ जो है, ठीक है, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी एलिमिनेट करता है। एक्सचेंज किसी तरीके का भी जो है एक्सचेंज रेट कंट्रोल कोई करता है ना कि अपने रुपी को जैसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे बैरियर्स लगा देगा, तो उस चीज़ को ख़त्म करता है। अच्छा, जो कोई मतलब कंट्री जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है झेल रही है, मतलब देर इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, इस तरह का मतलब जो माइनस में बीओपी चलता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्राइसिस हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इतना उनका जो है प्रोडक्शन नहीं है जितना वो खर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हो, डेफिशिएट हो रहा है। जैसे पाकिस्तान आईएमएफ से, तो आईएमएफ लोन भी प्रोवाइड करता है उन लोगों को, लास्ट रिजोर्ट ओवरसीज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कि इसको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा देश चलाने के लिए, तो वो यहाँ से पैसा लेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। इनके बहुत सारे जो है टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं। जैसे हमने जो है 1991 में हमारा बीओपी क्राइसिस हुआ था 1951 में, तब इन्होंने जो है बीओपी क्राइसिस हुआ 1951 में, तब हमने जो है इनसे जो है पैसा लिया था। हम जो है आईएमएफ के पास गए, उन्होंने हमारी हेल्प की, फिर उन्होंने वेरियस लगाए, जैसे हमें जो है लिबरलाइजेशन करनी पड़ी, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं ना, प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ी बहुत सारी चीज़ों की, ठीक है, स्टेट कंट्रोल कम रखना पड़ा। तो वो एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में फिर कभी देखेंगे। तो मॉनेटरी इकोनॉमिक पॉलिसी, अच्छा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है मॉनिटर करता है कि किस तरीके से आप चला रहे हो, क्योंकि क्योंकि अगर आप जो है आपका जो है आप इस तरह कंगाल हुए हो, तो इसका मतलब कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी फॉल्ट रही होगी। तो ये वो चीज़ मॉनिटर करते हैं, फिर जो है पॉलिसी एडवाइस देते हैं कि आपको ये काम करने चाहिए, आपको इकोनॉमी को खोलना चाहिए, आपको जो है एक्सपोर्ट डाइवर्स करना चाहिए, उन सारी चीज़ों में ये हेल्प करते हैं, गाइडलाइंस सेट करते हैं। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट पैसा प्रोवाइड करते हैं, लोन्स देते हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी भी है, एक करेंसी रिजर्वायर की तरह भी काम करते हैं, सरप्लस फंड एंड इमरजेंसी बोरोइंग। मतलब आप जो है आपका सरप्लस फंड जो है आप आईएमएफ में जमा भी कर सकते हो, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी जब आपको क्राइसिस होगी, इमरजेंसी में आपको वो जो है लोन लेना है तो आप आईएमएफ से लोन ले सकते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। आईएमएफ का कोटा सिस्टम भी है। देखो, आईएमएफ का कोटा फॉर्म्स द कोर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड गवर्निंग स्ट्रक्चर। ईच ऑफ द 190 मेंबर कंट्री सब्सक्राइब ए कोटा इन स्पेशल ड्राइंग राइट, एसडीआर सिस्टम है, 151 मेंबर्स को उनको सब्सक्रिप्शन मिलता है, रिफ्लेक्टिंग इकोनॉमिक साइज एंड विच डिटरमाइन इट्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन एंड बोरोइंग एक्सेस एंड वोटिंग पावर। जितना आप आईएमएफ में कंट्रीब्यूट करोगे उस हिसाब से आपको उतना ज़्यादा आपको लोन मिल सकता है, बोरोइंग फाइनेंशियली जो है आपको कंट्रीब्यूशन मिल सकता है। अच्छा, आपकी वोटिंग पावर उतनी यूज़ होगी, ठीक है। कोटा प्रोवाइड्स आईएमएफ प्राइमरी परमानेंट फंड्स फॉर लेंडिंग टू द कंट्रीज फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। आप जो है ये अपना पैसा जमा करते हो आईएमएफ में, आईएमएफ क्या करता है, वो जो है जो कंट्रीज जो पीओपी क्राइसिस से जूझ रही है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट से, जिनके पास पैसा नहीं है, जो कंगाल हो चाहिए, बैंकरप्ट हो, जो उनको पैसा लोन पे देते हैं, उनसे पैसा कमाते हैं। बोरोइंग लिमिट है कि 145% आप एनुअली जो है अंडर बाई स्टैंडर्ड एग्रीमेंट जो है आप लोन ले सकते हो, अलोकेटेड एसडीआर ड्यूरिंग द जनरल एलोकेशन। अच्छा, कोटा फार्मूला जो है वो ब्लेंड होता है, वो कितना कोटा आपको मिलेगा कि आप कितना पैसा जो है कर सकते हो, मतलब 50% जीडीपी, ओपननेस कितनी, आपको इकोनॉमी कितनी खुली हुई है, कितने बैरियर्स कम है इकोनॉमी में, इकोनॉमी कितनी कम वल्नरेबिलिटी है उसकी, मतलब कि आपकी इकोनॉमी कहीं कोलैप्स ना हो जाए, उस हिसाब से आपको लोन मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब है वोटिंग पावर जो है वो भी जो है डिपेंड करते हैं। यूएसए के पास सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट है 17%, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो पैसा उसका शेयर होल्डर है, प्लस उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, उसकी इकोनॉमी ओपन है, वल्नरेबल कम है, उसकी जो है जो करेंसी है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कोटा सिस्टम देखें तो 17% जो है वो यूएसए का है सबसे ज़्यादा, ठीक है, यूएसए का। फिर है जापान 6.5 पे, फिर चाइना है 6.4 और इंडिया का जो है 2.76 है अभी, ठीक है। इस हिसाब से जो है वोटिंग पावर भी जो है वो मिलती है किसमें, आईएमएफ में, ठीक है। तो और भी दो चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ हम कभी डिटेल में जब हम लोग जो इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे तो उसमें ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखना, इंडिया का 2.6 है, हाईएस्ट जो है वो यूएसए का है 7.4 एसडीआर, ठीक है, कोटा। अच्छा, इंडिया ने जो है एक न्यूज़ और है, लास्ट न्यूज़ है शायद, नहीं एक दो और है। इंडिया जो है जीती है दोनों मेन और वुमेन जो है टाइटल, जो है इनॉग्रल जो पहला खो खो का वर्ल्ड कप हुआ था जनवरी 2025 में न्यू दिल्ली में, दोनों जो है मेन और वुमेन जो है दोनों वर्ल्ड कप हम लोग जीत चुके हैं खो खो का। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था खो खो फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने विद ओलंपिक एसोसिएशन की सपोर्ट से, जो है जनवरी 11 से 19 तक चला था, इंदिरा गांधी इंडोर जो स्टेडियम है। मेंस फाइनल में इंडिया ने डिफीट किया जापान को, स्कोर है 54-36 का, लीड बाई जो है कैप्टन प्रतीक जो है वायकर,
और रामजी जो है केशव जो है स्काई डाइव से जो है। तो खो खो का हमारा कैप्टन कौन था? प्रतीक वायकर। ठीक है, हमने किससे? नेपाल से जो है, नेपाल के साथ जो है हमारा फाइनल था, उनसे हम लोग जीते खो खो वर्ल्ड कप। वुमेन फाइनल में इंडिया ने भी नेपाल को बीट किया 78-40 से। कैप्टन है प्रियंका इंगल विद चंद्र बी का जो है ड्रीम रन से। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है कि बोथ टीम रिमेन्ड अनडिफीटेड, एक भी मैच नहीं हारे, सिक्योरिंग ए हिस्टोरिकल डबल। इंडिया ने टॉप किया ग्रुप स्टेज में, नॉकआउट में भी अगेन नॉकआउट हुआ था ब्राज़ील के और बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका थे नॉकआउट में। ये तीन टीमें थी। इन टीमों के अगेंस्ट जो है इनका जो है सेम नॉकआउट मैचेस थे। तो ये जो है इंडिया ने दोनों चीज़ जीती हैं, ये याद रखने की चीज़ है। दोनों टीमों के कैप्टन्स को याद रखना। प्रियंका इंगल जो है वो वुमेंस की थी खो खो टीम की कैप्टन, और प्रियत जो है वाइकर जो है वो जो है मेन टीम के खो खो के थे। दोनों के फाइनल्स जो है नेपाल के साथ हुए और दोनों से हम लोग जीते। एक नेक्स्ट मिशन है कि एजेंसीज ने जो है 100th मिशन किया है सियार कोट से, जो सीरा को कोटा से, मतलब हमने जो है GSLV से जो है 100 बार जो है मिशन कंप्लीट हुए, 100 बार जो है उड़ा चुके। GSLV जो है क्या है? GSLV जो है ये जो है एक मतलब एक कैरियर है सॉरी, ठीक है, एक लॉन्च GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक लॉन्च व्हीकल है जिससे हम जो रॉकेट जो है स्पेस में उड़ाते हैं ना, ये एक 3 स्टेज का रॉकेट डिजाइन है फॉर प्लेसिंग जो हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जियो मतलब अर्थ के साथ जो सिंक में है, ठीक है, सिंक में जो है अर्थ के साथ, उसको कहते हैं जियो सिंक्रोनस, ठीक है। GSLV जो है एक तरह की एक व्हीकल है, एक लॉन्च व्हीकल है जिससे हम लोग जो है ये सैटेलाइट्स को जो है स्पेस में उड़ा के ले जाते हैं। मतलब ये सैटेलाइट्स, इसके मदद से ये जो सैटेलाइट्स हैं इनको हम स्पेस में लॉन्च करते हैं, ठीक है। इसमें 3 स्टेज का है ना। इट फीचर सॉलिड स्ट्रैप बूस्टर, एक लिक्विड स्कोर स्टेज है और एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज है विद वेरिएंट है MK1 है MK2, ये इसके टाइप से एडवांस MK3 है मार्क 3। अच्छा, जियो से जो मार्क 3 है GSLV जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये 43.5 मीटर टॉल है, 645 टन का जो है ये सामान जो है उठा सकता है ज़मीन से, ठीक है। इट कैरीज 4 टन्स टू GTO, 10 टन्स टू लोअर अर्थ ऑर्बिट, मतलब अपर अर्थ ऑर्बिट में तो कम उठाएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट में 10 टन तक का भी उठा सकता है, ठीक है। पावर्ड बाई 2S200 सॉलिड बूस्टर्स, 2 सॉलिड बूस्टर्स के साथ। फिर लिक्विड है ट्विन लिक्विड जो विकास इंजन है, और एक C25 जो है क्रायोजेनिक स्टेज का जो है C20 इंजन के साथ। कुछ अगर ये इमेज है, ठीक है, GSLV की कुछ की फीचर देखें तो डेवलप किया गया है ताकि हमने जो है ये GSLV जो है ये इंडिया का है, ये इन्वेंशन है, ठीक है, इंडिजिनस इन्वेंशन है, ताकि हम फॉरगन लॉन्च जो इनसैट और GSAT जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च कर पाए। पहले हम लोग बाहर से खरीदते थे, ठीक है। 18 जो है सक्सेसफुल मिशन कैरी आउट किया आउट ऑफ 23, इंक्लूडिंग जो है इसरो का 100th लॉन्च जो किया जनवरी 2025 में। मार्क 3 सपोर्ट करता है हैवी पेलोड लाइक चंद्रयान 3 और गगनयान क्रू मिशन जैसे जो आगे फ्यूचर में होगा, वो भी जो है हम लोग मार्क 3 GSLV की मदद से ही जो है करेंगे। पहले हम क्या करते थे कि हमारे पास जो है ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स जो है वो नहीं थे। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो है वो दूसरे कंट्री से, रशिया से की मदद से या फिर जो है यूरोप की मदद से जो है हम लोग जो है वो जो है अपने जो है व्हीकल्स को लॉन्च करते थे। अब तो हमारे पास खुद अपना GSLV PSLV भी है एक, जो है छोटे मोटे सैटेलाइट्स के लिए। ये जो है GSLV जो है हैवियर सैटेलाइट मिशन के लिए, जैसे चंद्रयान जैसा मिशन जो है वो हमने जो है इससे ही किया था, ठीक है, GSLV से। तो ये क्या है, एक लॉन्च व्हीकल है जिससे हम लोग रॉकेट्स जो है स्पेस में जो है वो लॉन्च करते हैं, ठीक है। इतना याद रखो, बाकी साइंस एंड टेक जब पढ़ेंगे वो डिटेल में डिस्कशन होगी। तो ये था जनवरी 2025 का जो है हमने करंट अफेयर्स डिटेल डिस्कस किए, जो न्यूज़ में थे, इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में थे। वैसे तो न्यूज़ में बंच ऑफ थिंग्स है, लेकिन 3-4 घंटे का फ़ायदा नहीं है, उतना आप लोग जो है रिटेन नहीं कर पाओगे जब आप लोग जो 12 से 15 महीने का करंट अफेयर करोगे। तो ये कुछ मेजर अपडेट्स हैं जो इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड जो है रिलेटेड थी। उसमें हम लोग इंडिया का कॉन्टेक्स्ट भी ऐड किया, हम लोग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो न्यूज़ में थी उनको भी डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो पढ़ेंगे फरवरी 2025 का जो है इवेंट्स जो है न्यूज़ में आए। इसी तरीके से हम मार्च में चलेंगे, अप्रैल में चलेंगे, तो इस तरीके से डिस्कस करते रहेंगे। आप चाहो तो साथ में जो है रनिंग नोट्स भी बना सकते हो,
नहीं भी बनाना चाहते तो आप जो है सफिशिएंटली 2-3 बार देखोगे तो यू विल जो है आप लोग थोड़ा सा रिटेन कर पाओगे. बट रिवीजन इज़ वेरी नेसेसरी इफ़ यू ask me. You can take the screenshots from there. If you want PDF, you can just comment below and I will provide that to you. Okay, so thank you, goodbye.